Hello and welcome to my classroom and YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे कुछ केस स्टडीज, 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन और साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलने वाले हैं जो आपको करने हैं। अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियोस इस चैप्टर की नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर से वो वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियो पार्ट 1 से लेकर के वीडियो पार्ट 5 वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, तभी आप आज वाली वीडियोस के जो क्वेश्चंस है वो सही तरीके से कर पाएंगे एंड साथ ही साथ होमवर्क करने में भी वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। और पहले के कुछ सवाल जो है वो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है बिकॉज उसके लिए आपको करनी पड़ती है डीप स्टडी। तो मैंने डीपली आपको सारा कुछ वीडियोस के थ्रू पढ़ा दिया है। आज समय आ गया है कि हम वो जो पढ़ाई आपने की 5 वीडियोस के अंदर में आप एनालिसिस कर सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। और हमारा पहला सवाल जो है वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स पहले तो जान लीजिए कि स्पिरिट डी कॉर्प्स हमने कहां पढ़ा था। स्पिरिट डी कॉर्प्स सर हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे सवाल जो है पहला सवाल 1 मार्क्स के लिए और वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? And your options are, does it means option A है स्केलर चेन, या फिर B यूनिटी, C गैंग प्लैंक और द ऑप्शन D ऑर्डर। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, स्केलर चेन, यूनिटी, गैंग प्लैंक और ऑर्डर। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का आंसर जो है वो है यूनिटी। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज यूनिटी। Clear? The second one is second question, वो भी 1 मार्क्स के लिए, and the second question is principles of management cannot be। principle of management क्या नहीं हो सकते हैं? cannot be वर्ड का यूज किया गया जो यहाँ पे है वो है cannot be। तो principle of management क्या नहीं हो सकते हैं? and your options are A defined, क्या ये डिफाइंड नहीं किए जा सकते? B part of business, क्या ये बिजनेस का हिस्सा नहीं होते हैं? सी टेस्टेड इन लैब्स, लेबोरेटरीज में इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। या ऑप्शन डी अप्लाइड एवरीवेयर, या इन्हें हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। एंड योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपका था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, ये डिफाइंड हो सकते हैं, ये पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा है, एंड ये अप्लाई हर जगह हो सकते हैं, यूनिवर्सल पॉइंट था। तो ये क्या नहीं हो सकते? ये लैब्स में टेस्ट नहीं किए जाते, ये बिहेवियरल होते हैं, बदलते रहते हैं, लैब्स में नहीं बनाया जाता, इन्हें एक्सपेरिमेंट करके और एक्सपीरियंस करके फिर इन्हें जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको फॉर्म किया जाता है। तो जो कैनॉट बी का आंसर है थर्ड वन, टेस्टेड इन लैब्स और टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन टर्म हमने पढ़ा हुआ है। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है, याद करिए क्या होता है? चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों तरफ से मैनेजमेंट एंड वर्कर्स का एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो उनका व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उसमें बदलाव होना चाहिए। एंड योर ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज पेइंग मोर वेजेस टू वर्कर्स को अधिक वेजेस दे दो, या फिर मैनेजमेंट इज ऑलवेज करेक्ट कि हर बार सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट सही होता है, वर्कर्स हमेशा गलत होते हैं। थर्ड वन, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर। मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और द फोर्थ वन, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट ओनली नहीं, मैनेजमेंट का सिर्फ व्यवहार बदलना जरूरी नहीं है। बी वाला जो है कि हमेशा मैनेजमेंट सही होती है, ऐसा भी नहीं है। ए जो है पेइंग मोर वेजेस टू वर्कर्स कि वर्कर्स को ज्यादा वेजेस दे दो, इसे मेंटल रिवोल्यूशन कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, देयरफॉर दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को बदलना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज, और ये भी 1 मार्क्स का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 2 जो वीडियो थी उसमें हेनरी फ्यूल से रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन इज हेनरी फ्यूल वाज हेनरी फ्यूल क्या थे हेनरी फ्यूल? याद करिए, ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है क्या ये सोशल साइंटिस्ट है, और बी माइनिंग इंजीनियर है, सी अकाउंटेंट है, या फिर डी प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो याद होना चाहिए आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 2 में। हेनरी फ्यूल जो है वो है फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। तो सिर्फ माइनिंग इंजीनियर नहीं, ये है फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। क्लियर?
1 मार्क्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप बड़े क्वेश्चंस के अंदर में थ्योरीज में बना के अपने वर्ड्स में चीज़ें लिख लेते हैं, दैट्स वेरी गुड, वो अलाउड भी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 मार्क्स के अंदर में हमें टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है, एंड 1 मार्क्स के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है। और ऐसी छोटी चीज़ें 1 मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करती हैं, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करिए। चलिए देखते हैं आज के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज the one who keeps machines, materials, tools etc ready for worker is called। एक व्यक्ति जो मशीन, मटेरियल, टूल एक्सेट्रा वर्कर्स के लिए रेडी रखता है, अरेंज करके रेडी करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? आपको आंसर बाय हार्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शंस दे देते हैं। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या इन्हें कहते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क? क्या ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? क्या ये इंस्ट्रक्शन कार्ड होने चाहिए? आप देख लीजिए क्या होना चाहिए। द सेकेंड ऑप्शन इज रिपेयर बॉस कहते हैं क्या इन्हें? क्या ये रिपेयर करने का काम कर रहे हैं? थर्ड वन इज, क्या इन्हें गैंग प्लान करते हैं कहते हैं? या फिर डी, क्या इन्हें रूट क्लर्क कहा जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज सी, गैंग बॉस। गैंग बॉस कहा जाता है इन्हें, गैंग बॉस, द वन हु कीप्स मशीन, मटेरियल, टूल्स रेडी फॉर वर्क। जो रेडी करके रखता है उसे कहते हैं गैंग बॉस, और जो रिपेयर करता है उसे कहते हैं रिपेयर बॉस, और जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एंड जो रूट दिखाता है कि किस डायरेक्शन में कब क्या काम करना है उसे कहते हैं रूट क्लर्क। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 6, who is responsible for checking the quality of the work done? उसी से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हम लोगों ने वीडियो देखा हुआ था। एंड ये सवाल है कि कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क डन, की क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? एंड योर ऑप्शंस आर, इज इट ए इंस्पेक्टर, बी रूट क्लर्क, सी गैंग बॉस, और इज इट डी डिसिप्लिनेरियन? तो क्या है ये? चेक कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ द वर्क डन, काम कैसा हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज को चेक कर रहा है। जो चेक करता है उसे कहते हैं, उस काम को कहते हैं इंस्पेक्ट करना। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा इंस्पेक्टर के द्वारा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंस्पेक्टर। तो ये हो गए फर्स्ट 6 क्वेश्चन, सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 1 मार्क्स में ऐसी ही छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है जो डिसाइड करती है कि आप वो छोटी चीजें जो क्वेश्चंस हैं, जो छुपे छुपे से क्वेश्चंस हैं, उनको कर पा रहे हैं, यानी अगर आपने डीप स्टडी की है तो आप जरूर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड द नेक्स्ट वन इज फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से एक जो आपको अलग लग रहा है, बाकी 4 ऑप्शंस हैं तो 3 आपको एक जैसे लग रहे होंगे, कुछ ना कुछ कनेक्शंस उसमें होगा, और एक थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो जो ऑड वन आउट है उसको आपको इसमें फाइंड आउट करना है। एंड योर ऑप्शंस आर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पहला ऑप्शन है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है स्पिरिट डी कॉर्प्स, तीसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और इज इट 4 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है? तो देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो है एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है वो भी एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो भी एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तो सिर्फ अलग क्या हो गया? अलग हो गया स्पिरिट डी कॉर्प्स, वो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है लेकिन जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्यूल। तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो यहाँ पे चौथा प्रिंसिपल भी आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे चौथा प्रिंसिपल? तो एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड द 4th वन वाज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, एंड दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये तीनों साइंटिफिक मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, ए सी डी। तो बी अलग हो गया बिकॉज बी बिलोंग करता है जनरल मैनेजमेंट को, एंड बी प्रिंसिपल जो दिया गया है वो दिया गया है हेनरी फ्यूल के द्वारा। ऑड वन आउट। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट should find one best way to do a task. Which technique of scientific management it is? मैनेजमेंट को ढूंढना चाहिए, मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट एक ऐसा बेस्ट तरीका टू डू अ टास्क कि वो टास्क को कर पाए, लेकिन टास्क को बहुत बेस्ट तरीके से कर पाए। ये कौन सा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स किसके द्वारा दी गई? Who gave the techniques of scientific management?
एक सवाल में से सवाल निकल आया, याद होना चाहिए आपको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज जो है वो दी गई है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो चाहे वो टेक्निक्स। तो वापस आ जाते हैं इस सवाल के ऊपर। ये सवाल है, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू डू अ टास्क। मैनेजमेंट को फाइंड आउट करना है एक बेस्ट तरीका उस टास्क को करने के लिए, तो ये कौन सी टेक्निक की बात कर रहा है? एंड योर ऑप्शंस आर ए, इज इट टाइम स्टडी, इज इट मोशन स्टडी, बी, सी, इज इट फटीग स्टडी, और डी, मेथड स्टडी। तो किस चीज की बात कर रहा है? टाइम स्टडी नहीं होगा बिकॉज टाइम से रिलेटेड नहीं है, मोशन स्टडी नहीं होगा, मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, फटीग स्टडी नहीं होगा, थकान और रेस्ट इंटरवल से रिलेटेड नहीं है, मेथड स्टडी से होगा क्योंकि कहा वन बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका, तो मेथड स्टडी की बात कर रहा है। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज 9th one, the last one on the board right now। उसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे। The concept of work study include, what does the concept of work study include? याद होना चाहिए आपको, वर्क स्टडी के अंदर में 4 कॉन्सेप्ट्स थे। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए, एक ऑल दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा इंक्लूड होता है? हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो या ऑल हो। एंड योर ऑप्शंस आर, इज इट टाइम स्टडी, और इज इट फटीग स्टडी, और इज इट मोशन स्टडी, और इज इट ऑल ऑफ द अबव। तो याद होना चाहिए कि वर्क स्टडी के अंदर में टाइम भी आता है, फटीग भी आता है, मोशन भी आता है, और साथ ही साथ एक और स्टडी आती है, वो है मेथड स्टडी। तो ये 3 हो जाएंगे, तो आंसर इज डी। इनफैक्ट एक और स्टडी इसके अंदर में आती है और उसे कहते हैं मेथड स्टडी। तो फॉर 9th क्वेश्चन द आंसर इज डी। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 9 क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे 1 मार्क्स के लिए थे। 1 मार्क्स बिजनेस स्टडीज के अंदर में 20 नंबर का आता है। सारा इसी चैप्टर से नहीं आ जाएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये आपको और मुझे नहीं पता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बिकॉज आपको ये कहीं ना कहीं पे हेल्प आउट जरूर करेगा। तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट सवाल, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज रूल ऑफ थंब रेफर्स टू। तो रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ थंब के लिए कह रहा है, डज इट मीन यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन मैनेजमेंट इश्यूज। मैनेजमेट इश्यूज में पर्सनल जजमेंट को यूज करा जाए, या फिर यूज हिट एंड ट्रायल मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और इज इट सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो रूल ऑफ थंब हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल पढ़ा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वहां से ये लाइन ली गई है रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि क्या पर्सनल जजमेंट यूज करें या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, बोथ ए एंड बी आंसर, या फिर आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। इज दिस एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, एम्प्लॉय का टर्नओवर जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी जो है वो बढ़े, तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि रोज रोज वो नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा होना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, कम से कम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करें। एंड योर ऑप्शंस आर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, की जो पर्सनल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेबल रहे। दूसरा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सी इक्विटी, और डी ऑर्डर। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हमेशा हम चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की, और जो वहां पे स्टाफ है उनकी स्टेबिलिटी होना जरूरी है, सो दैट वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी जो है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी ज्यादा हो पाए, एम्प्लॉयज टर्नओवर कम करके ऐसा संभव है। And the next question for today is question number 12. Concentration of authority in few hands is called decentralization. ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, 1 मार्क्स के लिए, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में नहीं है, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं है, ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में है। आपको बताना है कि क्या ये लाइन, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, या फिर गलत है, फॉल्स है। एंड द स्टेटमेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है वो कंसंट्रेटेड है इन फ्यू हैंड्स, और इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी विद मेनी लेवल्स इन मेनी हैंड्स। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर एंड अथॉरिटी को, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन है अथॉरिटी, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट जो हो गया गलत, ये आंसर हो गया फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद, ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए एंड क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को और क्या कहा जाता है। एक ब्लैंक दिया हुआ है, एमसीक्यू में भी आपको मिल सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में भी मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स के अंदर में है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद वन हेड वन प्लान, इसे कहते हैं वन हेड एंड वन प्लान। और उसी तरीके से एक और चीज, एक और प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड किसे कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक जिसे कहते हैं वन हेड वन प्लान, एंड यूनिटी ऑफ कमांड एक और चीज थी, उसे कहते हैं वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। ये 1 मार्क्स के लिए कुछ छोटी चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना जरूरी है। ध्यान से ये सारे एमसीक्यूज को आप कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। और चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो केस स्टडीज है। अभी हम लोग केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद आपको स्क्रीन मिलेगी, वहां पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीन को रोक करके, ठीक है, पॉज करके और वो क्वेश्चन रीड कीजिए और समझिए, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं उसका आंसर। तो क्वेश्चन देख करके आप वापस लौटिए और फिर डिस्कस करते हैं उस केस स्टडी से रिलेटेड आंसर। केस स्टडीज पे ध्यान से आप कंसंट्रेट करके केस स्टडीज को समझिएगा, बिकॉज केस स्टडीज को समझेंगे तभी आप केस स्टडीज को क्रैक कर पाएंगे। केस स्टडीज टिपिकल लगती हैं, एक्चुअल में टिपिकल होती नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज्यादा केस स्टडीज पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको मजा आने लगेगा केस स्टडीज को सॉल्व करने में। तो घबराइएगा मत कि ये इतना बड़ा सा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा, कोई और नहीं पढ़ सकता। एग्जाम आपको देने जाना है, ये आपकी अगर आप हैबिट बना लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, अगर आप हैबिट नहीं बनाएंगे तो वो आपको ट्रबल करती रहेगी। तो बिल्कुल केस स्टडीज खूब सारी प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल है, ऑल्दो इट्स लॉकडाउन, लेकिन अगर आपको आसपास से कहीं से कुछ स्टेशनरी मिल जा रही है तो आप बुक आपके पास है कोई भी किसी भी राइटर की, आप उसमें से केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट किए जा रहे हैं, चाहे वीडियोस के थ्रू आप कर रहे हैं कंप्लीट, या स्कूल में आपके जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, आपको जो भी लिंक सेंड किए जा रहे हैं, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप केस स्टडीज को सॉल्व कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा पहला केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी। आफ्टर फिनिशिंग हिज BBA डिग्री कोर्स, Shivam gets a job of assistant manager in a retail company through the reference of his brother Nihal, who works in the same company as a senior manager. Nihal guided Shivam through his experience by making him aware of important facts about management in practice. Nihal told Shivam that neither principles of management provide ready-made solution to managerial problems, nor they are rigid to be always followed. And the question that are related to the following case study are, पहला है identify the 2 features of principles of management by quoting the lines from the above paragraph, and the second one is why principles of management don't provide ready-made solution to the managerial problems. तो पहले केस स्टडी में कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज BBA डिग्री कोर्स शिवम गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। उसने अपनी BBA, शिवम एक पर्सन है, उसने अपनी BBA कंप्लीट किया जो कि ग्रेजुएशन कोर्स होता है, और उसके बाद उसे एक जॉब मिली, और जॉब किस चीज की मिली? असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली। क्लियर? इन अ रिटेल कंपनी, एक रिटेल कंपनी के अंदर में मिली। ये फर्स्ट लाइन था। थ्रू, कैसे मिली जॉब? थ्रू द रेफरेंस ऑफ हिज ब्रदर, उसका ब्रदर है, उसका फ्रेंड है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू उसको, एंड द सेकंड पर्सन इज निहाल, जिसके थ्रू उसको एक जॉब मिली। निहाल कौन है? निहाल वर्क कर रहा है सेम कंपनी के अंदर में, निहाल सीनियर पोस्ट पे है, पहले से काम कर रहा है, एंड वो उसका सीनियर मैनेजर उस कंपनी के अंदर में है। ये फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा था। आगे की स्टोरी है, निहाल गाइडेड शिवम थ्रू हिज एक्सपीरियंस बाय मेकिंग हिम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। तो निहाल ने शिवम को गाइड किया कि देखो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो प्रिंसिपल्स हैं उसको किस तरीके से असल जिंदगी में प्रैक्टिस किया जाता है। निहाल टोल्ड शिवम दैट नाइदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। निहाल ने बताया कि तुम BBA पढ़ के तो आए हो और तुमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ तो लिए, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ा है, वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आप सोचेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कहीं पे भी अप्लाई किया रेडीमेड सॉल्यूशन है एंड आपको मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन
सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और साथ ही साथ निहाल ने कहा कि दे आर रिजिड टू बी ऑलवेज फॉलोड, और हमेशा वो रिजिडली फॉलोड नहीं किए जा सकते। एंड क्वेश्चन जो था, ये तो पूरी केस स्टडी थी, साथ ही में नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिले। एंड क्वेश्चन जो था वो कह रहा था आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको फीचर्स, तो इसके लिए आपको पता होने चाहिए कि फीचर्स क्या है। फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो व्हाट आर द 2 फीचर्स बाय ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, वो आपको कोट करना है उन लाइंस को। तो बेसिकली 2 फीचर्स जिसके बारे में यहाँ निहाल शिवम को समझा रहा है, वो पहला ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, वो रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है, वो बेसिक जनरल गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट के अंदर। ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आप बस उसे लगा देंगे एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका था कि 2 फीचर्स बताने हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, तो पहला फीचर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिक जनरल गाइडलाइंस है। द सेकेंड फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ डिस्कस किया गया है वो फ्लेक्सिबिलिटी डिस्कस किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है जो हमेशा सेम रहे, वो फ्लेक्सिबल है, बदलते रहेंगे एज पर द सिचुएशन, एज पर द जो कंडीशन होगी उस मैनेजमेंट के अंदर में उस टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। तो दूसरा फीचर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ डिस्कस हुआ है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो था इसी केस स्टडी से रिलेटेड, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, वो था व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। क्यों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर देते मैनेजरियल प्रॉब्लम्स या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है उसका डायरेक्ट बनाया रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते। इतने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है सर हेनरी फ्योल के और उसके अलावा FW टेलर के, तो हमें डायरेक्टली एक बनाया रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल जाता कि मैनेजर बस उस प्रिंसिपल को लगा एंड सॉल्यूशन उसको मिल जाए, कितना काम आसान हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, डायनेमिक होती है, बदलती रहती है, सिचुएशंस काफी अलग अलग हो सकती है समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। इस वजह से रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उन प्रिंसिपल को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि आपको कब कौन सी और क्या प्रिंसिपल्स वहां पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप उस पर रिएक्ट करेंगे एंड वहां पे अपने सॉल्यूशंस को लगाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड केस स्टडी नंबर 15। क्वेश्चन 15 केस स्टडी। पलक प्राइवेट लिमिटेड इज अ renowned spare parts company where 3 friends Abhishek, Vishesh and Divyanshu are co-workers. Abhishek is responsible for fixing the sequence for performing the task. Vishesh is responsible for orderly and systematic performance of job, and Divyanshu takes care of quantity and quality of product. Questions are as follows. Question number 1, name the different expert as per the work performed by them. And the question number 2, which techniques of FW Taylor is being discussed here? जैसा कि आपने स्क्रीन पे अभी रीड किया कि इस केस स्टडी के अंदर में पलक प्राइवेट लिमिटेड है, एक रिनोन्ड बहुत ही जानी मानी स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है और इसमें 3 फ्रेंड्स जो हैं वो एक साथ कोवर्कर्स के तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि है अभिषेक, विशेष एंड साथ ही साथ दिव्यांशु। 3 फ्रेंड्स जो हैं वो साथ में यहाँ पे कोवर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं पलक प्राइवेट लिमिटेड में। क्या काम कर रहे हैं ये जानते हैं इनके बारे में। अभिषेक जो है, अभिषेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। किस सीक्वेंस में क्या काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभिषेक की। सेकेंड फ्रेंड जो है जो वहां पे कोवर्कर है वो है विशेष। विशेष का क्या काम है, विशेष का काम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। उसको ध्यान में रखना है, विशेष की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि सारा काम ऑर्डर में हो रहा है या नहीं, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है या नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये विशेष जिम्मेदारी दी गई है विशेष को। द थर्ड वन इज दिव्यांशु। दिव्यांशु को एक काम दिया गया, दिव्यांशु को क्या काम दिया गया, दिव्यांशु जो है टेक्स केयर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट काम है ये और ये काम सौंपा गया है दिव्यांशु को। तो यहाँ पे आपको बताना है सवाल, ये तो केस स्टडी था, अब इसमें से जो सवाल बन के आया, पहला सवाल जो इस केस स्टडी से रिलेटेड है वो है नेम द डिफरेंट एक्सपर्ट एज पर द वर्क डन बाय देम। ये 3 लोग कोर वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभिषेक एंड विशेष एंड दिव्यांशु, इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके बेसिस पे हमें बताना है कि ये कौन से एक्सपर्ट है। तो अभिषेक जो रिस्पॉन्सिबल था फिक्स करने में सीक्वेंस, उसे कहते हैं रूट क्लर्क।
क्लियर। विशेष, जिसे खास काम दिया गया था, जिसका काम था ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, उसे कहते हैं, सारा चीज सिस्टमैटिक हो, सारा चीज ऑर्डर में, उसे कहते हैं, मतलब सारा कुछ डिसिप्लिन में हो तो उसे कहते हैं डिसिप्लिनेरियन। एंड द थर्ड वन, इंस्पेक्टर का काम दिया गया दिव्यांशु को, जो इंस्पेक्ट करेगा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ही है या नहीं, तो प्रोडक्ट का सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी में होना जरूरी है। और ये काम को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये काम को चेक करने की जिम्मेदारी है दिव्यांशु की। सेकेंड क्वेश्चन इसी केस स्टडी से रिलेटेड जो था वो था विच टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर इज डिस्कस्ड हियर। तो ये जो हम लोगों ने डिफरेंट बॉसेस के बारे में, डिफरेंट क्लर्क्स के बारे में देखा, ये कौन सा टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर यहाँ पे डिस्कस किया गया है? एंड द आंसर इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर में आ रहा है। ये पूरा जो केस स्टडी था ये रिलेटेड टू था फंक्शनल फोरमैनशिप। चलिए देखते हैं आज का हमारा थर्ड केस स्टडी, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। तो रीड करिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 केस स्टडी। Arpita and Shalini are fashion designer in a same clothing company. They have same qualification and experience. Arpita gets 40,000 rupees per month while Shalini gets rupees 35,000 per month for the same working hours. The working hours are same. Question related to the case study is, which principle of management is being violated here? Name and explain the principle. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अर्पिता और शालिनी, ये दो फैशन डिजाइनर्स हैं, सेम क्लोथिंग कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। क्लियर। दे हैव सेम क्वालिफिकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा कुछ सेम है। अर्पिता को एक जगह मिल रही है 40,000 रुपीज पर मंथ। अर्पिता की जो सैलरी है वो है 40,000 रुपीज पर मंथ, वाइल शालिनी को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 35,000 रुपीज पर मंथ। क्यों अलग मिल रही है सैलरी? जब दोनों सेम कंपनी में काम कर रही हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, सैलरी क्यों अलग मिल रही है? अर्पिता को 40,000, शालिनी को 35,000, 35,000, फर्क क्यों है? फॉर द सेम वर्किंग आवर्स, जबकि उतने वर्किंग आवर्स भी जो है उनका दोनों का सेम है। जब सारा कुछ सेम है तो सैलरी क्यों डिफरेंट है? रीड करते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड हियर। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट किया जा रहा है, मतलब कि उसका खंडन हो रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। यही तो सवाल है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से द वन अर्पिता इज गेटिंग मोर सैलरी, उसको 40,000 रुपए मिल रहे हैं, एंड दूसरी तरफ शालिनी को सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पे खंडन हो रहा है? नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एंड ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इक्विटी। इक्विटी कहता है कि सारे वर्कर्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, रिलीजन, किसी भी चीज को बिलोंग करते हैं, इन सब के परे हट करके हमें सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करना है। तो इक्विटी जो है यहाँ पे उसका वायलेशन हो रहा है, उसका खंडन हो रहा है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और अदरवाइज किसी भी बेसिस पे आप दो एम्प्लॉयज के बीच में डिफरेंसेस नहीं कर सकते या उनको डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। ये हमारा इक्विटी कहता है, इक्वालिटी जिसका मतलब होता है कि सबको समान रूप से ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा केस स्टडी। देखिए एग्जाम में आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको ऐसे छोटे छोटे केस स्टडीज मिलेंगे, ऑब्वियसली ऐसे भी मिलेंगे। 3 मार्क्स के अंदर में आपको ऐसे केस स्टडीज भी मिल सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के अंदर में आपको काफी बड़े केस स्टडीज मिलते हैं, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस, जब क्लासरूम सेशंस होंगे तब हम लोग बिल्कुल वो सारे केस स्टडीज भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आपके पास जो स्टडी मटेरियल हो प्रैक्टिस कीजिए, बड़े केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस कीजिए। उतना ज्यादा, जितनी बड़े केस स्टडीज आप सॉल्व करना चालू कर देंगे ना, स्टार्ट कर देंगे, उतना ज्यादा आपको मजा आने लगेगा केस स्टडीज को सॉल्व करने में, एंड उतना आपको आसान होने लगेगा चैप्टर को रिकॉल करने में। ठीक है, तो बड़े केस स्टडीज भी सॉल्व कीजिएगा। ये तो सिर्फ ऑनलाइन में कि आप थोड़ा समझ पाए, इस वजह से छोटे, लेकिन असली में आपको बड़े केस स्टडीज का सामना करना है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलिए देखते हैं आज का 17th क्वेश्चन नंबर, एंड जो कि हमारा आज का 4th केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 17 केस स्टडी इज, the principle of Taylor and Fayol are mutually complementary. One believed management should not close its ears to constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestive system and suggestions must be rewarded. यहाँ पे आपको बताना है, identify and explain the principles of Taylor and Fayol that are discussed here.
इट सेज द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल्स जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है. वन बिलीव मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन. जहां एक तरफ एक व्यक्ति का सोच ये है कि हमें कभी भी एम्प्लॉयज हमारे अगर वर्कर्स हमारे अगर हमें कुछ अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, तो हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब वो सजेशंस दे तो हम अपने कान बंद कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए. व्हाइल द अदर सजेस्टेड, दूसरा सजेस्ट कर रहा है कि अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम. अच्छी कंपनी जो है वहां पे एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पे अगर अच्छे सजेशंस वर्कर्स द्वारा हमें मिल रहे हैं तो हमें उन्हें रिवॉर्ड तक करना चाहिए. तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. तो हेनरी फ्यूल एंड टेलर के कौन से प्रिंसिपल्स को यहाँ डिस्कस किया गया है वो हमें बताना है. एंड जो प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है हेनरी फ्यूल एंड टेलर का वो है इनिशिएटिव जो है हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है, एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो कि एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल है, जो कहता है कि हमें हमेशा एम्प्लॉयज को आइडियाज कोई आ रहे हैं, उनके सजेशंस हैं, उनको नए आइडियाज लेने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि वो नए आइडियाज लें. साथ ही साथ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कि हमें मिलजुल करके काम करना है. एंड अगर कोई अच्छा काम करता है, वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमेशा उनको रिवॉर्ड दीजिए, उससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे. तो ये था केस स्टडी नंबर 17. चलिए देखते हैं केस स्टडी जो हमारा आज का लास्ट केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी. Our last but very important case study for today is Akansha Limited is engaged in production of electricity from domestic garbage, domestic waste जिसे कहते हैं. There is almost equal division of work and responsibility between workers and management. Management takes workers into confidence before taking important decisions. All the workers are satisfied as behavior of management is very good. Question relating to the following case studies are: A. State the principles described in the paragraph. B. Identify two values that the company want to communicate to the society. रीड कर लिया. तो इस केस स्टडी में कहा जा रहा है कि आकांक्षा लिमिटेड एंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आकांक्षा लिमिटेड एक कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रही है. कैसे? थ्रू डोमेस्टिक गार्बेज जो भी निकल रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें. कितना अच्छा आइडिया है ना. हाँ, तो देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. वहां पे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में वर्क को इक्वली डिवाइड किया गया है. मैनेजमेंट टेक वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेता है, उनकी सलाह मशवरा करके, उनकी राय लेकर के ही कोई डिसीजन लेता है. ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सही में बहुत अच्छा बिहेवियर है मैनेजमेंट का. पूछ रहा है सवाल में स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन दिस पैराग्राफ. इस केस स्टडी के अंदर में, इस पैराग्राफ के अंदर में किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई? तो यहाँ पे जो बात हुई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सबके साथ घुल मिल करके, सबके साथ मिलजुल करके आपको डिसीजन लेना चाहिए. वहां पे जहां सबकी राय होती है वहां पे सबका मन भी लगता है काम करने में. तो कोऑपरेट करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं सोचना है. हमेशा मैनेजमेंट को वर्कर्स से उनकी राय जान लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और उनके साथ मिलकर अगर हम डिसीजन मेकिंग लेंगे तो वो एक ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा सभी के लिए. साथ ही दूसरा सवाल है आइडेंटिफाई करो दो ऐसी वैल्यूज दैट द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. कंपनी जो सोसाइटी को क्या ऐसी दो वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाह रही है. तो बहुत अच्छी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है. वो तो कोई भी कंपनी कर सकती है जो जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक गार्बेज से. तो कंपनी क्या दो वैल्यूज यहाँ पे सोसाइटी से को कम्युनिकेट कर रही है? तो दो वैल्यूज जो कम्युनिकेट कर रही है, पहला कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. एंड साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू वो कंपनी कम्युनिकेट कर रही है सोसाइटी को वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करे, डेवलपमेंट करे लेकिन ध्यान में रख के करे कि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसी तरीके से हैम्पर नहीं करे, हमारे फ्यूचर ग्रोथ को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करे, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करे. तो गार्बेज का यूज करके जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है. तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 18. तो ये हमारे आज के क्लासरूम सेशन से रिलेटेड हो गया. आपको जो होमवर्क करना है वो नोट डाउन कर लीजिए. होमवर्क है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेट
प्रिंसिपल्स। पहला होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, ये आपको होमवर्क करना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मोटिवेट वर्कर। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी हुई है टेलर की, वो किस तरीके से वर्कर को मोटिवेट करता है अच्छा काम करने में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो इसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, अपने से फॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज what are the similarities between principles of Henry Fayol and F.W. Taylor? F.W. Taylor और Henry Fayol के principles and theories के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या similarities हैं, ये आपको मेंशन करना है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने डिस्कस किए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, वहां डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए आप पीछे की वीडियोस देखिए। आज वाली वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।